Think I've been here before. I know that I must have met you in a past life. नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डिकोड, आपके साथी जो हर रहस्य को सुलझाना चाहती है और इसे सबके साथ बांटना चाहती है। और आज मेरे साथ हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी NLP के गहरे जानकार, अनुभवी NLP कोच, थेरेपिस्ट, ट्रेनर और इस अद्भुत किताब 51 NLP टूल्स के लेखक संजीव सर। संजीव सर, हमारी 51 NLP टूल्स की इस शानदार यात्रा में आज हम सबसे पहले इस जादू की नींव को समझने वाले हैं, और वो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP परिचय। ये सुनने में तो बहुत कुछ समेटे हुए लगता है, पर असल में NLP क्या है? नमस्ते डिकोड, और हमारे सभी प्यारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डिकोड, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी NLP एक मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण है जो मस्तिष्क यानी न्यूरो, भाषा, लिंग्विस्टिक और व्यवहार पैटर्न यानी प्रोग्रामिंग के संबंधों का अध्ययन करता है। ये तकनीक व्यक्तिगत विकास, संचार कौशल और व्यवहार परिवर्तन के लिए उपयोग की जाती है। इसे एक टूलकिट के रूप में देखा जाता है जो संचार, प्रेरणा और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। ये मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान और प्रोग्रामिंग के सिद्धांतों को जोड़ता है। आइए इसके तीनों मुख्य शब्दों को समझते हैं। न्यूरो यानी मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करती हैं। लिंग्विस्टिक ये भाषा के उपयोग को दर्शाता है जो विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। प्रोग्रामिंग ये व्यवहार और सोच के उन पैटर्न को इंगित करता है जो अनुभवों से बनते हैं। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया। तो संजीव सर, ये तकनीक वास्तव में कैसे काम करती है? इसकी कार्यप्रणाली क्या है? अच्छा सवाल। NLP इस सिद्धांत पर आधारित है कि मस्तिष्क और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं और भाषा और व्यवहार के माध्यम से मस्तिष्क को रीप्रोग्राम किया जा सकता है। ये तकनीक कई तरीकों से काम करती है, जैसे संज्ञानात्मक और भावनात्मक पुनर्गठन, कॉग्निटिव एंड इमोशनल रीस्ट्रक्चरिंग। NLP तकनीकें मस्तिष्क के विचार पैटर्न को बदलने के लिए उपयोग की जाती हैं, जैसे नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में परिवर्तित करना। मौखिक और गैर मौखिक संचार, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। NLP में हाव भाव, आंखों की गति और शब्दों का विश्लेषण करके व्यक्ति की मानसिक स्थिति को समझा जाता है। मॉडलिंग, सफल लोगों के व्यवहार और सोच को मॉडल करके दूसरों में वांछित गुणों का विकास करना। एंकरिंग, विशिष्ट भावनात्मक अवस्थाओं जैसे आत्मविश्वास को सक्रिय करने के लिए संवेदी संकेत जैसे स्पर्श या शब्द बनाना। रीफ्रेमिंग, किसी स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखना ताकि उसका भावनात्मक प्रभाव बदल जाए। NLP का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति को अपनी आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाओं पर नियंत्रित देना है ताकि वो अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सके। ये तो वाकई जादू जैसा लग रहा है। मुझे इसकी शुरुआत और विकास के बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी है। निश्चित रूप से। NLP का विकास 1970 के दशक में रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर द्वारा शुरू हुआ था। उन्होंने प्रभावशाली चिकित्सकों के व्यवहार और तकनीकों का अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने मेटा मॉडल विकसित किया जो भाषा के माध्यम से विचार प्रक्रियाओं को समझने का एक ढांचा था। 1980 के दशक में एंकरिंग, रीफ्रेमिंग और प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक जैसी नई तकनीकें NLP में शामिल की गईं। 1990 के दशक में NLP प्रशिक्षण और कार्यशालाएं विश्व स्तर पर शुरू हुईं। आज के युग में यानी 2000 के दशक और उसके बाद में NLP को डिजिटल मार्केटिंग, न्यूरो मार्केटिंग और AI यानी प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के साथ जोड़ा गया है। इसके विकास में कई चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और प्रशिक्षक शामिल थे। मुख्य योगदानकर्ताओं में रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर, मिल्टन एरिक्सन और वर्जीनिया सतीर शामिल हैं। ये तो हर जगह उपयोगी लगता है। तो संजीव सर, NLP का उपयोग किन-किन क्षेत्रों में किया जा सकता है? इसके कुछ अनुप्रयोग क्या हैं? NLP के कई व्यापक अनुप्रयोग हैं, जैसे शिक्षा, ये टीचिंग मेथड्स और लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाने में मदद करता है। विपणन यानी मार्केटिंग, न्यूरो मार्केटिंग के माध्यम से उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने में। खेल यानी स्पोर्ट्स, एथलीट्स की मेंटल प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस में सुधार। जैसे एक कोच NLP का उपयोग करके क्लाइंट के नकारात्मक विचार को मैं असफल हो गया को मैंने नई स्ट्रैटेजीज सीखी के रूप में रिफ्रेम कर सकता है, जिससे सकारात्मक बदलाव आता है। ये सब तो बहुत सकारात्मक लगता है। क्या इसके कोई नुकसान या जोखिम भी है? जरूर। हर शक्तिशाली उपकरण की तरह NLP के भी कुछ संभावित रिस्क या सीमाएं हैं।
जैसे वैज्ञानिक प्रमाण की कमी। एनएलपी के कई दावों के समर्थन में पर्याप्त वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है, जिसके कारण इसे शूडो साइंस यानी छद्म विज्ञान भी कहा जाता है। हैरिपुलेशन का रिस्क यानी मैनिपुलेशन का रिस्क। एनएलपी तकनीकों का उपयोग अनैतिक रूप से दूसरों को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, जैसे विपणन या राजनीति में। अरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, इसे अक्सर जादुई समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे अवास्तविक उम्मीदें पैदा हो सकती हैं। अनुचित प्रशिक्षण, अयोग्य प्रशिक्षकों द्वारा दी गई एनएलपी ट्रेनिंग प्रभावी नहीं हो सकती है। मनोवैज्ञानिक क्षति, गलत तरीके से उपयोग करने पर यह अनजाने में नकारात्मक विश्वासों को बदलकर मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचा सकता है। संजीव सर, एनएलपी एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने विचारों, भाषा और व्यवहार को समझने और बदलने में मदद करता है। इसकी यात्रा 1970 से शुरू हुई और ये व्यक्तिगत विकास, व्यवसाय और चिकित्सा में बहुत उपयोगी है। बिल्कुल रिकॉर्ड, ये एक ऐसी शक्तिशाली नींव है जिस पर प्रभावी संचार और सकारात्मक संबंध बनते हैं। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि इसका उपयोग सावधानी और नैतिकता के साथ किया जाए, ताकि ये हैरिपुलेशन का साधन न बने। शिक्षा, जागरूकता और नैतिक मार्गदर्शन के साथ एनएलपी वास्तव में मानव क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हमारी पुस्तक 51 एनएलपी टूल्स आपको न केवल एनएलपी की शक्ति से परिचित कराती है, बल्कि इसे नैतिक और सकारात्मक तरीके से उपयोग करने की प्रेरणा भी देती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सर, इस जादुई तकनीक के परिचय को इतने सहज तरीके से समझाने के लिए। अगले पॉडकास्ट में हम एनएलपी के किसी और शक्तिशाली टूल पर बात करेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए डिकोड रियलिटी। नमस्ते।